हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मेरे आज के इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये चैप्टर है प्लानिंग। प्लस टू बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये 5 फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं और प्लानिंग उनमें से सबसे पहला फंक्शन है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का काम ही प्लानिंग से स्टार्ट होता है। मेरे इस वीडियो के अंदर मैं प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड प्लानिंग का प्रोसेस आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्लानिंग के टाइप्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। सो दोस्तों, टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए आइए चलिए जानते हैं कि प्लानिंग है क्या। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वेल इन एडवांस डिसाइड करते हैं। इसका मतलब कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, यह सब कुछ आज ही डिसाइड किया जाएगा। अगर हम पहले से ही सब कुछ आज ही डिसाइड कर लेंगे तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएंगे, रिसोर्सेस का जो वेस्टेज होना है उसको रिड्यूस कर पाएंगे, हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस पॉसिबल हो पाएगा। यह काम आप भी अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं करते हैं। आप आज ही डिसाइड करते हैं कि कल सुबह कितने बजे उठेंगे, कल स्कूल कितने बजे जाएंगे और आकर आपकी एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, ये आप एक दिन पहले से ही डिसाइड करते हैं। जब आपकी एग्जाम की डेटशीट आ जाती है तो आप अपना स्टडी का टाइम टेबल डिसाइड कर लेते हैं कि कल से आप इतना टाइम एलोकेट करेंगे स्टडी को, इतना टाइम एलोकेट करेंगे मोबाइल को, इतना टाइम एलोकेट करेंगे गेम्स को। सो जब भी हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को वेल इन एडवांस डिसाइड कर लेते हैं, इसी को प्लानिंग बोला जाता है। और प्लानिंग को थोड़ा सा हम डिफरेंटली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। Planning bridges the gap between where we are and where we want to go। मैं अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम कहां पे हैं और हम जहां पे जाना चाहते हैं। आज हम थोड़ी सी लो लेवल पे हैं और हम हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, तो प्लानिंग के जरिए ये चीज पॉसिबल हो सकती है। सो इट इज राइटली सेड, planning bridges the gap between where we are and where we want to go। सो दोस्तों, ये जो प्लानिंग का फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसके कुछ सर्टेन फीचर्स हैं, बहुत ही आसान से फीचर्स है। एक एक कर हम इन फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर है ऑल परवेसिव एंड यूनिवर्सल, जिसे कहा जा सकता है। ऑल परवेसिव और यूनिवर्सल एक ही बात है। इसका मतलब प्लानिंग फंक्शन हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग हर जगह होती है। आप लोगों के स्कूल में प्लानिंग होती है। टीचर पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस मंथ के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपको करवाने हैं। सो प्लानिंग हर जगह होती है। एंड इवन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्लानिंग इज डन इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे भी प्लानिंग होती है, मिडिल लेवल पे भी प्लानिंग होती है और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी प्लानिंग होती है। देन दोस्तों, गोल ओरिएंटेड प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन के 3 गोल्स होते हैं। सोशल गोल्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है इसे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्लानिंग इसीलिए की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले। देन मैनेजरियल फंक्शन, प्लान करना मैनेजर्स का काम होता है, ऑपरेटिव स्टाफ प्लान नहीं करता। चाहे ये मैनेजर लोअर लेवल के हो, चाहे ये मैनेजर मिडिल लेवल के हो, चाहे ये मैनेजमेंट, ये जो मैनेजर्स है टॉप लेवल के ही क्यों ना हो। प्लानिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स का काम होता है प्लान करना। देन दोस्तों, नेक्स्ट फीचर है हमारा कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग एक
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में कभी खत्म नहीं होती, कभी एंड नहीं होती। ये तभी एंड होगी जब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाए। कारण क्या है, जब एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा, और दूसरे ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए दोबारा प्लान करेंगे, फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर प्लान करेंगे कि कैसे अचीव करना है। ये प्लानिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन के एंड होने पे ही ये प्लानिंग खत्म हो सकती है दोस्तों। देन प्रोबेबिलिस्टिक प्लानिंग प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर है। प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर का मतलब है कि जब भी हम प्लान करते हैं, वी डू नॉट हैव एश्योरेंस, वी डू नॉट गेट गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग से सिर्फ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका मतलब प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है, ये प्रोबेबिलिटी ही इंक्रीज करती है दोस्तों। देन हमारे पास नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग का फ्यूचरिस्टिक। ऑल प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर, वी नेवर मेक प्लान फॉर पास्ट, वी नेवर मेक प्लान फॉर प्रेजेंट। प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। हां, मैं ये भी अग्री करता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्लान करते हुए पास्ट से कुछ भी हम लर्निंग नहीं लेते। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक जरूर है, बट दैट डजंट मीन पास्ट हैज नथिंग टू डू विद प्लानिंग। इनफैक्ट पास्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लानिंग के अंदर। हम प्लान पास्ट के लिए तो नहीं बनाते, बट पास्ट की लर्निंग जरूर हम अपने पास रखते हैं। इस लर्निंग के हिसाब से ही हम फ्यूचर के टारगेट सेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर एक वीक स्टूडेंट है ऑर्गेनाइज किसी भी स्कूल के अंदर, एक वीक स्टूडेंट जो कि बड़ी मुश्किल से पास हो पाता है, इसका हमें आने वाले टाइम के लिए टारगेट फिट करना है। मैं इसको 95 या 98 का टारगेट नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को इसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता है। मैं इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखूंगा, उसी हिसाब से इसके फ्यूचर टारगेट सेट करूंगा कि इसका टारगेट 40, 45 या 50 के करीब होना चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स यूज होती हैं। फिजिकल एबिलिटी का प्लानिंग के अंदर कोई रोल नहीं होता दोस्तों। देन लास्ट फीचर है इन्वॉल्व्स चॉइसेस। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस होंगी, प्लानिंग तभी पिक्चर में आएगी, क्योंकि जब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तभी उनको इवैल्यूएट किया जाएगा और बेस्ट ऑल्टरनेट को सिलेक्ट किया जाएगा। जब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहती है तो प्लानिंग पिक्चर में नहीं आती। प्लानिंग पिक्चर में तभी आएगी जब एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 ऑप्शंस हमारे पास हो। सो दोस्तों, ये थे प्लानिंग के कुछ फीचर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस डिस्कस करते हुए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर जो भी मैं आपको पॉइंट्स करवाऊंगा, ये जो पॉइंट्स हैं सीक्वेंस में ही आप लोगों को लिखने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप थर्ड पॉइंट को नंबर 1 पे ले जाएं, नंबर 1 पॉइंट को नंबर 8 पे ले जाएं। फीचर्स के अंदर तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोसेस फॉलो करते हुए आपको सीक्वेंस कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। जो पॉइंट 1 है वो 1 नंबर पे ही रहेगा, सेकेंड पॉइंट सेकेंड नंबर पे ही रहेगा। सो प्लानिंग करते हुए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, आइए हम एक एक कर इसको भी डिस्कस करें। सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। सबसे पहले तो आने वाले टाइम में उनको क्या अचीव करना है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट, ऑब्जेक्टिव और गोल सेट करने हैं। याद रहे, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट कर रही है ये गोल स्मार्ट होने चाहिए। SMART। ये स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक। S मीन स्पेसिफिक, M मतलब मेजरेबल, A मतलब अचीवेबल, R मतलब रियलिस्टिक, T मतलब टाइम बाउंड। क्या मतलब इसका? जो भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अगर कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, बट स्पेसिफाई करो कितना अर्न करना है, कितने करोड़ अर्न करना है, कितना % इंक्रीज करना है।
स्पेसिफाई कर दें तो ये टारगेट अच्छा टारगेट माना जाता है। मेजरेबल गोल्स, टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम मेजर कर सके। मतलब कितना टारगेट अचीव हो गया और कितना रह गया, ऑर्गेनाइजेशन को कितनी और एफर्ट डालने की जरूरत है ताकि सही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन अपने गिवन टारगेट्स को अचीव कर सके। देन अचीवेबल, ऐसा टारगेट फिट किया जाना चाहिए जो अचीवेबल हो। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वही टारगेट फिक्स करे जो उसकी रिसोर्सेस को ध्यान में रखकर फिक्स किया जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये टारगेट फिक्स करती है कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अपने प्रॉफिट, जो भी वो प्रॉफिट अर्न करेगी, उसको री इन्वेस्ट करना है, और टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स किया कि 12 लाख रुपया री इन्वेस्ट कर देगी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले साल के अंदर, जबकि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से 12 लाख रुपए तो कंपनी कमाती ही नहीं, तो ये अचीवेबल टारगेट नहीं माना जा सकता। टारगेट वही होना चाहिए जो अचीवेबल हो, रिसोर्सेस को ध्यान में रख के ही फिक्स किया जाए। देन रियलिस्टिक, टारगेट ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। आउट ऑफ द वर्ल्ड का कोई भी ऐसा टारगेट फिक्स नहीं कर देना चाहिए जो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल ही ना हो। हमेशा रियलिस्टिक जो है टारगेट फिक्स किए जाएं। देन टाइम बाउंड, टारगेट फिक्स करते हुए टाइमलाइन को मेंशन करना जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम के अंदर टारगेट अचीव करना चाहती है, 6 मंथ्स के अंदर, 1 मंथ के अंदर, या फिर 1 साल के अंदर। टाइमलाइन देना जरूरी है, तभी एक टारगेट अच्छा टारगेट कहलाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप तो है आप टारगेट फिक्स करो। फिर सेकंड हमें स्टेप फॉलो करना होता है डिसाइडिंग फ्यूचर प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब टू मेक फ्यूचर रिलेटेड एजम्पशंस। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। डिसाइडिंग फ्यूचर प्रीमाइसेस मतलब टू मेक फ्यूचर रिलेटेड एजम्पशंस। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान बना रही है वो फ्यूचर के लिए बना रही है, वो प्लान फ्यूचर में इंप्लीमेंट होगा। फ्यूचर की कंडीशंस किस तरीके से होंगी, फ्यूचर में मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा होगा, इन सभी चीजों को आपको आज ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, आज ही डिसाइड करना पड़ेगा, तब आप प्लान बनाएंगे। देन दोस्तों, इसके बाद फाइंडिंग आउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। फाइंडिंग आउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज है। यहीं पे सबसे ज्यादा ब्रेन लगता है, यही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये स्टेप का मतलब क्या है कि टारगेट जो हमने फिक्स किया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए डिफरेंट क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं, ये फाइंड आउट करना है। से फॉर एग्जांपल, आप जब +2 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब आपको देखना है कि चंडीगढ़ के अंदर कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। यहां पे आप जो है डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। फिर जब डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाती हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, देन इवैल्यूएटिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। हर डिफरेंट ऑप्शन जो हमने फाइंड आउट की है उसको इवैल्यूएट करना है, उसको स्टडी करना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखना है। और जब हम हर ऑप्शन को स्टडी कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट इवैल्यूएट कर लेते हैं, उसी के बाद हमने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। ये वो ऑप्शन होगी जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे या फिर सबसे कम नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। दोस्तों, जब हमने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर ली है तो उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान और बैकअप प्लान। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो प्लान मैंने बनाया है टारगेट को अचीव करने के लिए, वो प्लान फ्यूचर में अप्लाई करेगा, और फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरा प्लान फेल भी हो सकता है। इसीलिए मुझे एक बैकअप प्लान तैयार करके रखना चाहिए, ताकि मेरा अगर मास्टर प्लान फेल हो जाए तो मैं अपने बैकअप प्लान को रिप्लेस कर दूं। आप लोग अपनी गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर
एक्स्ट्रा टायर भी रखते हैं। 4 टायर तो आपके मास्टर प्लान है, लेकिन उसके बावजूद भी 5वां टायर रखा हुआ है। वो 5वां टायर क्यों रखा है जबकि गाड़ी तो 4 ही पहियों पे चलती है? वो आपका एक बैकअप प्लान है कि कभी भी किसी भी केस के अंदर अगर आपके मास्टर प्लान यानी कि 4 टायर में से कोई एक टायर पंचर हो जाता है तो आप उसको अपने बैकअप प्लान यानी कि 5वें टायर से रिप्लेस कर देंगे। देन दोस्तों इसके बाद है हमारे पास इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ये इंप्लीमेंटेशन स्टेज है। यहां पे जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आइडियाज थे, जो भी एक्शन प्लान है, उसको प्रैक्टिकल शेप दे दी जाती है, उसको अप्लाई कर दिया जाता है और इसको टेक्निकल टर्म में हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजिंग स्टेज कहलाता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है फॉलो अप। ये प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। जो भी टारगेट सेट करे, जो भी आपने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करी और उसके हिसाब से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, गिवन टारगेट को अचीव करने के लिए आपको चेक करना है क्या काम उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं रिपीट करता हूं, हमें चेक रखना है कि जो प्लान हमने फिक्स किया था, जो टारगेट फिक्स किया था, जो प्लान डिसाइड किया था, क्या काम उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो प्लानिंग का स्टेप है ये मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग फंक्शन के बराबर है। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लानिंग का कौन सा स्टेप कंट्रोलिंग फंक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, वो है फॉलो अप। देन प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जरूरी है, इसकी एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस क्या है, आइए एक एक कर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि उसके ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये वेस्ट हो। इसलिए इंश्योर करने के लिए इन अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है दोस्तों। देन इसके बाद हमारे पास इट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्लानिंग करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, चाहे वो ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल हो या ऑर्गेनाइजेशन के अदर गोल, इंडिविजुअल गोल, सोशल गोल्स, इन गोल्स को अचीव करना बेहद आसान हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम पहले ही डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। हम वही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एडवांटेज होते हैं उसके फेलियर का चांस कम हो जाता है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। देन थर्ड पॉइंट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। आपको मैंने एक फीचर कराया कि प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फिर मैंने थर्ड स्टेप प्लानिंग का यह बताया, फाइंड आउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। इस फीचर के अंदर और प्लानिंग प्रोसेस की थर्ड स्टेज के अंदर जब हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। टारगेट को अचीव करने के लिए जब डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर की जाती हैं, नए नए आइडियाज निकलकर सामने आते हैं। रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अनसर्टेन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। ऐसे में प्लानिंग एक कुशन का काम करती है। अगर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्लानिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप था डिसाइडिंग फ्यूचर प्रीमाइसिस, मतलब फ्यूचर रिलेटेड अजम्पशंस अगर हम पहले ही कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम प्लान बने करेंगे तो फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होने से भी बच जाते हैं दोस्तों। देन इंप्रूव्स चांसेस ऑफ सक्सेस। ये पॉइंट भी आप उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लानिंग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है।
कारण क्या है प्लानिंग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है? जैसा मैंने यहां पे भी आपको बताया था कि प्लानिंग करते हुए हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से वही ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं जिसके एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है, जिसकी वजह से सक्सेस का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। देन हमारे पास है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब जो मैनेजर्स के बहुत सारे कामों में से एक इंपॉर्टेंट काम है डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है और यह प्लानिंग मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है। किस तरीके से इंप्रूव करती है? से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत बार आपने बचपन में भी खेला होगा, एक कॉइन एक इस हाथ में रखा होगा और एक इस हाथ में रखा होगा और अपने फ्रेंड को ऑप्शन दी होंगी कि बताओ कॉइन किस हाथ में है। आपका फ्रेंड कहता है इस राइट हाथ में, लेकिन आप कहते हो लेफ्ट में है। तो आपके फ्रेंड ने जो डिसीजन लिया कि यार राइट हाथ में है, तो ये उसने किसी लॉजिक के बेस पे लिया या उसका गैस था? सर्टेनली ये उसका गैस था, उसने कोई प्लान नहीं किया था। तो यानी कि उसने ये जो डिसीजन लिया राइट हाथ में, ये सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था। इसने आपके फ्रेंड ने डिसीजन लेते हुए कोई भी डिफरेंट ऑप्शंस, ये जो दो ऑप्शंस थे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को नहीं देखा, इवैल्यूएट नहीं किया, तो उसका डिसीजन गलत हो गया क्योंकि कॉइन आपके लेफ्ट हैंड में था। अब जरा प्लानिंग को इसके साथ मैं कोरिलेट करता हूं। मैंने कॉइन जो है लेफ्ट हैंड में रखा, राइट हैंड मेरा खाली है, मेरे फ्रेंड को नहीं पता। अब ये जो दो मैंने हैंड आगे करे, तो अब मेरा फ्रेंड दोनों हाथ को पकड़ कर देख रहा है। मैं मानता हूं कि इस गेम के अंदर अलाउड नहीं होता कि हाथ को पकड़कर चेक किया जा सके, बट इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही क्रिएट करी है। तो मैं मान रहा हूं कि आपका फ्रेंड दोनों हाथ को पकड़कर चेक करता है, तो यानी कि वो डिफरेंट ऑप्शन को इवैल्यूएट कर रहा है। उसको लगा कि आपका लेफ्ट वाला हैंड जो है थोड़ा ज्यादा सख्त लग रहा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। ये सख्त उसको इसलिए लगा क्योंकि इसमें कॉइन था। उसके बेस पे आपके फ्रेंड ने बोला कि यहां पे है कॉइन और एक्चुअली में यहीं पे था। तो यहां पे आपके जो हाथ में कॉइन था, आपका फ्रेंड गेस कर पाया, तो उसने जो डिसीजन लिया उसके लिए डिसीजन लेना आसान हो गया। डिफरेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट जब हम कर लेते हैं तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बेस फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग को कंट्रोलिंग का बेस माना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमें पहले कंट्रोलिंग को समझना होगा, जो कि मैनेजमेंट का 5th फंक्शन है, चैप्टर नंबर 8 इसी के ऊपर बेस्ड है। पहले हम कंट्रोलिंग के मीनिंग को समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग का मीनिंग कहता है ऑर्गेनाइजेशन की जो टारगेट परफॉर्मेंस है वो तो हाई है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो लो है। तो मैनेजमेंट को लो परफॉर्मेंस के रीजंस फाइंड आउट करने हैं, किस वजह से लो परफॉर्मेंस है। मशीनें पुरानी हो सकती हैं, लैक ऑफ सुपरविजन हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वर्कर्स को में ट्रेनिंग की थोड़ी सी कमी रह गई हो। तो करेक्टिव एक्शन लेकर वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है और टारगेट परफॉर्मेंस तक पहुंचाना है। सो इस कंट्रोलिंग फंक्शन में ये प्लानिंग का क्या रोल है? जब करेक्टिव एक्शन लेने हैं तो करेक्टिव एक्शन लेते समय ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कि किस तरीके से ये टारगेट तक किस तरीके से पहुंचा जाए। डिफरेंट ऑप्शंस में से हर ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है और फिर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस टारगेट परफॉर्मेंस तक पहुंच सके। सो कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने में भी प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस। सबसे पहले हमारे पास है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसका कारण यह है कि प्लानिंग करते हुए डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस के अंदर 8 डिफरेंट स्टेप्स कराए हैं। हर स्टेप के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो लिमिटेड प्रेशियस रिसोर्स है, टाइम एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये वेस्ट होता है। सो प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ना सिर्फ टाइम लगता है बल्कि प्लानिंग कॉस्टली भी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े बड़े मैनेजर्स हायर किए जाते हैं और सिर्फ
प्लानिंग के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। तो ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बियर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और उसके बाद सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। सक्सेस की बिल्कुल गारंटी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती सक्सेस की। अब आप देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है, बट फिर क्यों कुछ ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट में जाती हैं। मैं मानता हूं कुछ मैनेजमेंट की दिक्कतें रही होंगी, बट कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। मैंने तो बहुत बढ़िया प्लान किया था, लेकिन कॉम्पिटिटर ने इतना ज्यादा प्राइस रिड्यूस कर दिया, मेरा प्लान फेल हो गया, मेरी सेल गिर गई। इसके बावजूद, इतना खर्चा करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको सक्सेस मिलेगी। देन हमारे पास पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंज। आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्लान्स बनाती है वो फ्यूचर के लिए बनाती है, और फ्यूचर अनसर्टेन है, डायनामिक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं। इस वजह से जो भी हमने प्लान बनाए हैं वो हो सकता है फेल हो जाएं। अब आप देखिए, जब कोविड-19 स्प्रेड नहीं हुआ था, कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के कुछ प्रॉफिट टारगेट, सेल वॉल्यूम के टारगेट फिक्स किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 स्प्रेड हुआ, फ्यूचर के अंदर कुछ चेंजेस आए, और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई दोस्तों। देन इसके बाद है रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी। ये प्लानिंग क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट करती है। अब मेरा ये पॉइंट नंबर 5 कुछ जो है कॉन्ट्रेडिक्शन पैदा करता है। मेरिट्स में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट करती है प्लानिंग, बट अब मैं बोल रहा हूं कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनोवेटिव आइडिया तो जरूर प्रमोट करती है, बट सिर्फ जो है मैनेजर्स का, क्योंकि मैनेजर्स प्लान बनाते हैं, बट जो कि ऑपरेटिव स्टाफ है उनके पास कोई अगर आइडियाज हैं, उनके आइडियाज बिल्कुल प्रमोट नहीं किए जाते, उनकी क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म एज पर सेट गाइडलाइंस ओनली। ऑपरेटिव स्टाफ की क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो बिल्कुल अपना माइंड नहीं चला सकते, क्योंकि उनको सेट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही काम करना है, जो मैनेजर्स ने पहले से ही डिसाइड की हुई है दोस्तों। देन उसके बाद है रिजिड। प्लानिंग रिजिड है, इट इज नॉट इजी टू चेंज प्लान एवरी नाउ एंड देन। उसका कारण यह है कि एक तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज्यादा खर्चीली है, इसलिए प्लानिंग को चेंज करना आसान नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है। सो दोस्तों, इसके बाद हम स्टडी करने लगे हैं कि प्लानिंग सफर्स फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है वो प्लान कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स से भी सफर करता है, और वो प्लान कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम से भी सफर करता है। क्या है ये इंटरनल प्रॉब्लम्स और क्या है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स? सबसे पहले इंटरनल प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की सपोर्ट नहीं मिल रही, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं मान रहे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन को फेस्टिवल सीजन के दौरान कुछ ऑर्डर मिला है, एक्स्ट्रा ऑर्डर मिला है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर ये ऑर्डर कंप्लीट कर देती है तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट काफी ज्यादा आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कुछ समय के लिए नए वर्कर्स को रिक्रूट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। बेटर है कि हम अपने ही एम्प्लॉइज को बोलें कि वो ओवर टाइम करें और ये टारगेट अचीव कर दें। ओवर टाइम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको एक्स्ट्रा सैलरी पे करने को भी तैयार है, लेकिन ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो वर्कर्स भी एक्स्ट्रा काम करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अगर वर्कर्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को, अपने प्लान्स को अचीव नहीं कर पाएगी। देन हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं, सपोर्टिव नहीं है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में बहुत दिक्कत आती है। से फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना सेल टारगेट अचीव करना चाहता है, सेल वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है, मार्केट में एक कॉम्पिटिटर आ चुका है जिसकी वजह से सेल डाउन होती हुई नजर आ रही है। इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट चाहिए, एडवर्टीजमेंट
एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करने की जरूरत महसूस हो रही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, इसलिए ये टॉप मैनेजमेंट से कुछ बजट की डिमांड करता है ताकि एडवर्टीजमेंट और ज्यादा अग्रेसिव की जा सके, ताकि कंपटीशन का इफेक्ट ना आए। लेकिन टॉप मैनेजमेंट इतनी जल्दी एक्स्ट्रा बजट अलॉट नहीं करता। टॉप मैनेजमेंट का मानना है जितना बजट पहले एलोकेट किया गया है, शॉर्ट टाइम पे इतना बजट बिल्कुल एलोकेट नहीं किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की इस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की वजह से मार्केट डिपार्टमेंट अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। देन हाई इंप्लॉय टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंप्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं तो प्रोडक्शन टारगेट, सेल टारगेट ये अचीव नहीं हो पाएंगे, ये टारगेट सफर करेंगे। इन इंटरनल फोर्सेस के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं जो टारगेट को अचीव करने में अड़चन पैदा कर सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज। गवर्नमेंट अगर एड बैन कर देती है, जैसा कि लीकर और सिगरेट के केस में किया गया, लीकर और सिगरेट कंपनीज को टीवी में ऐड करना अलाउड नहीं है। इस वजह से ये कंपनीज ऐड ना कर पाने की वजह से अपना सेल वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ा पाती, एक दूसरे के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाती। देन दोस्तों ये भी पॉसिबल हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट अपने टैक्स ज्यादा बढ़ा दे, प्रोडक्शन ही बिल्कुल बैन कर दे, जैसे मैगी की प्रोडक्शन बिल्कुल बैन कर दी गई थी। देन कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, अगर कॉम्पिटिटर प्राइस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दे, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे या बहुत ज्यादा अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर दे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स हैं वो फेल हो सकते हैं। देन चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई मशीनें आ जाती हैं, मेरी मशीन पुरानी हो गई तो इस वजह से मैं कंपटीशन में पीछे रह जाऊंगा और मेरा सेल वॉल्यूम, मेरे जो टारगेट्स हैं वो इंपैक्ट होंगे, ऐसे में मेरे प्लान्स फेल हो जाएंगे दोस्तों। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लानिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स प्लानिंग के आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।